नमस्कार विद्यार्थियों। जो हमने पिछले अध्याय में लिया था अस्पष्टता के दुष्परिणाम, आज हम अस्पष्टता के निवारण के बारे में बताते हैं। अस्पष्टता निवारण अनुसूचित जातियों का कल्याण है। इसमें अस्पष्टता भारतीय समाज के सम्मुख एक गंभीर समस्या के रूप में है। ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी है जो अस्पष्टता को हिंदू समाज का सबसे बड़ा कलंक मानते हैं। वर्तमान में ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है जो अस्पष्टता में विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन आया तो कुछ के व्यवहारों में। ये परिवर्तन अनेक कारणों जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, धर्मनिरपेक्ष, विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के अवसरों से बढ़ने, सुधार आंदोलन तथा सरकारी और गैर सरकारी प्रयत्नों के संयुक्त प्रभाव के परिणाम स्वरूप संभव हो सके। अस्पृश्यता को दूर करने एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण की दृष्टि से अनेक स्वयंसेवी संगठन कार्य कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख ये हैं: हरिजन सेवक संघ दिल्ली, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दिल्ली, रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुरम, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ नई दिल्ली, रामकृष्ण मिशन पुरी, सिलचर और पुरुलिया, भारतीय समाज उन्नति मंडल। इन संगठनों के अतिरिक्त सरकार ने कानूनी और सामाजिक तौर से अस्पष्टों की स्थिति में सुधार लाने का काफ़ी प्रयत्न किया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सुधार आंदोलन या गैर सरकारी प्रयत्न। तो आधुनिक काल में राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, श्रीमती एनी बेसेंट, डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी आदि ने अस्पृश्यता की समस्या को हल करने का भरसक प्रयास किया। इन प्रयासों के दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अदृश्य जातियों के द्वारा आंदोलन। अदृश्यता निवारण के लिए स्वयं अस्पष्ट जातियों को द्वारा आंदोलन किए गए, जो सर्वप्रथम ज्योतिराव फूले के द्वारा संगठित प्रयत्न किया गया। जो पूना में स्थापित सत्य शोधक समाज के द्वारा अस्पृश्यों को अनेक अधिकार दिलाने की मांग की गई, परंतु ये आंदोलन धर्म के नाम पर दबा दिया गया। बाद में इस आंदोलन को डॉक्टर अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ या अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन स्थापित किए गए। इन संगठनों के द्वारा अस्पृश्यों ने अपने धार्मिक एवं सामाजिक अपराधों की मांग रखी। महात्मा गांधी के सहयोग से हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की गई। इस संघ के अस्पृश्यता निवारण, पिछड़े वर्गों को उन्नति के अवसर दिलाने, श्रम के महत्व को स्थापित करने तथा मानव के बीच समानता और बंधुत्व की भावना का प्रचार करने के लिए विशेष प्रयत्न किए। इस संघ के द्वारा अस्पृश्यों को सार्वजनिक स्थानों का उपयोग तथा मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार भी दिलाने हेतु भी समय समय पर आंदोलन किए गए। नंबर 2 पे है सवर्ण बिंदु का आंदोलन। अस्पृश्यतावादी विरोधी आंदोलन को चलाने में सवर्ण हिंदुओं का भी सक्रिय योग रहा है। ब्राह्मण समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन के निम्न जाति एवं हरिजनों की सामाजिक और आर्थिक नियोक्ताओं को समाप्त करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। महात्मा गांधी ने हरिजनोद्वार की दृष्टि से
अस्पष्टता निवारण के लिए कार्य करने हेतु अनेक सुधार समितियों का निर्माण भी किया। नंबर 2 पे लेते हैं हम सरकारी प्रयत्न। सरकारी प्रयत्न कौन कौन से हैं? सरकारी प्रयत्न में सबसे पहले लेते हैं संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक में अनेक ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिनके द्वारा अस्पृश्यता निवारण तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। तो संवैधानिक अनुच्छेद 115 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें किसी एक के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने और साधारण जनता के उपयोग के लिए बने कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि के प्रयोग से कोई किसी को नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता पर उनका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया। अनुच्छेद 19 के आधार पर अस्पृश्यों को व्यावसायिक नियोक्ताओं के समाप्त किया जा चुका है और उन्हें किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आज्ञा प्रदान की गई। अनुच्छेद 25 में हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वारा सभी जातियों के लिए खोल देने की व्यवस्था भी की गई। अनुच्छेद 29 में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त की शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाए। अनुच्छेद 46 में भी यही कहा गया है कि राज्य दुर्लभ तर लोगों जिनमें अनुसूचित जातियाँ तथा आदिम जाति आदि हैं शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनको बचाएगा। अनुच्छेद 335 में भी कहा गया है कि संघ या राज्यों के कार्यों से संबंधित सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्तियों करने में अनुसूचित जाति तथा आदिम जातियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 146 एवं 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं हितों की रक्षा के लिए राज्य में सलाहकार परिषदों तथा पृथक पृथक विभागों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नंबर 2 पे है शिक्षा संबंधी सुविधाएं। शिक्षा संबंधी सुविधा में भी समान स्तर पर लगे और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में सहायता करने के उद्देश्य अनुसूचित जातियों इन पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा का विशेष प्रबंध किया गया। देश की सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। इन जातियों के विद्यार्थियों में शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करने हेतु एवं केवल उन्हें निःशुल्क शिक्षा की सुविधा और छात्रवृत्ति भी दी गई, बल्कि उनके लिए मुफ्त पुस्तकों एवं आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध भी किया गया। अनेक राज्य सरकारों ने तो समाज कल्याण विभागों के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास चला रखे हैं। इन जातियों के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के हेतु विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, अन्य शैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु व्यवस्था भी की गई है। संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा के लिए भी तैयारी करने के उद्देश्य से भी अनुसूचित जाति एवं आदिम जातियों को विद्यार्थियों के लिए देश के विभिन्न भागों में 132 केंद्र स्थापित किए गए हैं। नंबर 3 पे है विधान मंडलों एवं पंचायतों में प्रतिनिधित्व। संविधान में अनुसूचित जाति के लिए उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों में विधान सभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गए। इस समय लोकसभा में 543 में से 79 और राज्यों की विधानसभाओं में स्थानों में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रखे गए। नंबर 4 पे है कल्याण एवं सलाहकार संगठन।
केंद्र एवं राज्यों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण हेतु अलग अलग विभागों की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में तो अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर इस पृथक मंत्रालय भी स्थापित किए गए हैं। नंबर 5 पे है सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व। अस्पष्ट जातियों के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने तथा उच्च जाति के लोगों के संपर्क में आने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नौकरियों के स्थान सुरक्षित रखे गए। खुली प्रतियोगिताओं द्वारा अखिल भारतीय आधार पर भी जाने वाली नियुक्तियों में 15% तथा अन्य प्रकार की जाने वाली नियुक्तियों में 16% स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित होते हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आयु सीमा तथा योग्यता मानदंड में भी विशेष छूट की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों के द्वारा भी इन लोगों के लिए नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखते हुए समय समय पर अनेक नियम बनाए गए हैं। नंबर 6 पे है आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास। अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक उन्नति के अवसर पर प्रदान करते हुए तो सरकार ने उन्हें विशेष सुविधा देने का प्रयास किया है। कृषि एवं उद्योगों के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने का मौका दिया है। कृषि कार्यों के लिए लगे हुए अनुसूचित जातियों में व्यक्तियों में से भूमिहीन मजदूरों के रूप में कार्य करने वाले अधिकांश लोगों को चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत में भूमि बांटी जा चुकी थी। इन लोगों को शोषण से बचने के लिए सरकारी समितियों की व्यवस्था भी की गई थी। नंबर 7 पे है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की आयोग। 65वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया। बाद में 89वें संवैधानिक संशोधन में 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 के प्रावधान द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन भी कर दिया गया। अब अनुच्छेद 338 में उल्लेखनीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का माना जाए। अंतिम बिंदु है अन्य कल्याण योजनाएं। अनुसूचित जातियों के लोगों के स्वास्थ्य सुधार तथा आवास पर भी सरकार के द्वारा काफ़ी धनराशि खर्च की गई जाती है। इन लोगों को मकान बनाने के लिए मुफ्त या नाम मात्र के ब्याज पर ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। इन लोगों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने और इनके स्वास्थ्य सुधार हेतु अस्पतालों, पीने के स्वच्छ पानी, बच्चा तथा प्रसूताओं के लिए कल्याण केंद्रों और अस्पताल तथा मोटर गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में सुलभ शौचालय बनाने की योजना चल रही है, जिनमें हरिजन को मैला उठाने के कार्य में मुक्ति मिलेगी और उन्हें अन्य कार्यों में लगाया जाएगा। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष ध्यान दिया गया। इन लोगों के कल्याण हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में खर्च की राशि बढ़ती गई है, जो राज्य सरकार इन लोगों के कल्याण के लिए पृथक से काफ़ी धनराशि खर्च करती रही है। अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण हेतु विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम बनाए गए हैं, जो अनुसूचित जातियों के परिवारों तथा वित्तीय संस्थाओं के बीच संबंध स्थापित कराने, उन्हें आर्थिक साधन उपलब्ध कराने में योग दिए। धन्यवाद।